तो बेटा अब हम जो नया कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है संकरण। संकरण बेसिकली पॉलिंग ऑसिलेटर ने दिया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम पढ़ रहे थे, आप ये मान लो उसी का एक अगला हिस्सा है ना। अभी संकरण क्या है? एक काल्पनिक अवधारणा है जो ये समझाने की कोशिश करती है कि आखिरकार CH4 में स्टेरिक नंबर 4 में ये टेट्राहेड्रल बन क्यों रहा है CH4। आप समझे ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि CH4 मॉलिक्यूल बनाना है, आपने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। क्या लिखा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p2। फिर आपको लगा 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो आपने उसकी एक्साइटेड स्टेट बना दी, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था बना दी। क्या बनाई उत्तेजित ऊर्जा अवस्था? 2s1 2p3। और उसके बाद आपने सीधे अतिव्यापन करा दिया, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दिया किसके साथ? 2s के साथ, और 3 बॉन्ड बना दिए 2p के साथ। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि s अधिसात्मक होता है। तो इस केस में एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो अधिसात्मक हो जाना चाहिए। और px py pz ये जो 3 p कक्षक होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे हैं, यानी बचे हुए जो 3 बॉन्ड हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। 2s नाभिक के पास होता है, ज़्यादा अतिव्यापन करता है, तो 2s के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसकी बंध लंबाई कम होनी चाहिए। और बचे हुए जो 2p के साथ बॉन्ड में हैं उन तीनों की बंध लंबाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। हकीकत में ऐसा नहीं है। CH4 में चारों के चारों बंध की बंध लंबाई एक जैसी है, और बंध कोण भी चारों के चारों जो हैं 4 नहीं 6 हैं हकीकत में। तो 109 डिग्री 28 मिनट के चारों हाइड्रोजन के लिए बंध कोण एक जैसे हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसको समझाने के लिए एक काल्पनिक अवधारणा दी गई। वो काल्पनिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा। क्या कहते हैं पॉलिंग और स्लेटर? कि भाई समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं उनके तरंग फलन मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स होते हैं। कुल मिला के आप तो ये मान लो कि परमाणु कक्षक मिश्रित हो जाते हैं और नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? उसकी एक सिंपल सी वजह है। पहले अकेला एक परमाणु था, उसमें इलेक्ट्रॉन की अपनी एक व्यवस्था थी। वो व्यवस्था उसको जिस हद तक स्थायित्व दे सकती थी उसने दे रखा था। लेकिन अब आसपास से और नए परमाणु आने वाले हैं। नए परमाणु आएंगे तो प्रतिकर्षण पहले जैसा नहीं रहेगा, नाभिकों से लगने वाला आकर्षण पहले जैसा नहीं रहेगा। तो अब हमें एक नई व्यवस्था बनानी होगी ना, ताकि अधिकतम स्थायित्व मिल सके। कोशिश तो वही है। जैसे आपके घर में आप 2 सदस्य रहते हैं, 3 सदस्य रहते हैं, अच्छी बात है, आपने एक स्टेबिलिटी के हिसाब से अपना एक रूम सेट कर रखा है। लेकिन आपके भैया भाभी जो बाहर काम करते थे, अचानक से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और वो भी साथ में रहने आ जाते हैं। तो अब आप क्या करोगे? घर में एक परमानेंट चेंज करोगे ना। चेंज कुछ इस तरह का होगा कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये अणु के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बेटा। अकेला कार्बन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, उनको भी साथ में रखना है। और इस तरह से रखना है कि उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई रिपल्सन ना हो, अणु अधिकतम स्थायित्व पे हो। और उसके लिए फिर क्या किया जा रहा है? समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के कक्षकों को मिश्रित किया जा रहा है। हकीकत में परमाणु संरचना में आप पढ़ते हैं कि कक्षक क्या है, उसकी तरंग अवधारणा को माना जा सकता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। तो हर एक कक्षक के लिए एक तरंग फलन होता है। तो परमाणु कक्षकों के तरंग फलन का मिश्रण ही दरअसल संकरण है। सो परमाणु कक्षक मिश्रित होते हैं और संकृत कक्षक बनाते हैं। कितने संकृत कक्षक बनते हैं? तो भाई जितने परमाणु कक्षकों ने संकरण में भाग लिया है ठीक उतने ही संकृत कक्षक बनते हैं। सपोज आपने एक S और एक P मिलाया है तो 2 संकृत कक्षक बनेंगे, दोनों के नाम होंगे sp। आपने एक S और 2 P को मिलाया है तो संकरण हो जाएगा sp2, और इस केस में संकृत कक्षक बनेंगे 3, तीनों के नाम होंगे sp2। आपने एक S और 3 P को मिलाया है तो संकरण होगा sp3, और इस केस में संकृत कक्षक बनेंगे 4। आपने एक S 3 P और 2 D को मिलाया है, एक D को मिलाया है तो संकरण आएगा sp3d। संकृत कक्षक बनेंगे 5, पांचों के नाम sp3d होंगे। सो जितने आप परमाणु कक्षक मिलाते हैं ठीक उतने ही संकृत कक्षक बन जाते हैं। अब जब ये संकृत कक्षक बन जाते हैं तो ये अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं कि स्थायित्व अधिकतम हो और प्रतिकर्षण न्यूनतम हो।
तो अधिकतम स्थायित्व न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति में आने की कोशिश करते हैं। और जब ये कोशिश हो जाती है, जब ये संकेत कक्षक अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, फिर फाइनली सराउंडिंग एटम आते हैं, परिता उपस्थित परमाणु आते हैं, उनके कक्षक इन संकेत कक्षक से अतिव्यापन कर लेते हैं। संकेत कक्षक हमेशा केवल और केवल सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, ये कभी भी पाई बंध का निर्माण नहीं करते। क्लियर? तो ये वो पॉइंट है जो संकरण के दौरान आपको क्या करना है, याद रखना है। एक और चीज भाई, आपने sp संकरण किया तो एक s कक्षक लिया, एक p, दोनों की अपनी एक अलग ऊर्जा, अलग आकृति है। लेकिन जब ये मिक्स होंगे और दो संकेत कक्षक बनाएंगे तो दोनों के दोनों संकेत कक्षक एक जैसे होंगे, उनकी आकृति एक जैसी होगी। क्लियर? संकेत कक्षक में सामान्यतः दो लोब होते हैं, एक लोब काफी बड़ा होता है और एक लोब, एक पाली काफी छोटी होती है। हम बनाएंगे, अभी हम वो डायग्राम भी बना ही लेते हैं। अब संकरण कैसे निकालें, तो वो निकालना आप पहले से ही सीख चुके हैं। भरोसा नहीं होता ना कि हम पहले से सीख चुके हैं, बिल्कुल सीख चुके हो बेटा। भाई स्टेरिक नंबर से संकरण निकालते हैं, स्टेरिक नंबर और स्टेरिक नंबर से संकरण, सिंपल सा काम। स्टेरिक नंबर जैसे मैं बोलूं 2 है ना, स्टेरिक नंबर 2 का मतलब ये हुआ कि 2 परमाणु कक्षकों को मिलाना है और शुरुआत आपकी S से ही होगी। तो एक परमाणु कक्षक S और एक P, दोनों को मिला दिया, 2 संकेत कक्षक बनेंगे जिनके नाम होंगे sp संकेत कक्षक, और वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और वो अपने आप को अरेंज करेंगे तो उस केस में जो ज्यामिति आती है वो भी आपको पता है। स्टेरिक नंबर 2 में जो ज्यामिति आती है, याद है ना कुछ इस तरह का मामला, कौन सी ज्यामिति होती है देखिए। और इसमें जो एंगल आता है वो कितने का आता है, 180 डिग्री का। सो स्टेरिक नंबर 2 पर संकरण sp आता है। स्टेरिक नंबर 3 हो तो संकरण sp2, एक s कक्षक और 2 p कक्षक, इनको मिला दिया। आपने 3 कक्षक परमाणु कक्षक मिलाए, 3 संकेत कक्षक बनेंगे और 3 संकेत कक्षक अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि स्थायित्व क्या हो, अधिकतम हो। उस केस में ज्यामिति ये आती है। आपको याद होगा इस ज्यामिति के बारे में, किस नाम से जानते हैं हम इसको, हम इसे त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोणीय समतलीय में जो एंगल आता है वो कितने का आता है, 120 का। कितने एंगल होते हैं 120 के, 3 होते हैं। अब आते हैं स्टेरिक नंबर 4 पे। तो स्टेरिक नंबर 4 में संकरण sp3 आता है और sp3 संकरण में जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय बनती है। आपको याद होगा इस तरह का हमने एक शेप बनाया था, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में एंगल कितने का होता है, तो बेटा चतुष्फलकीय ज्यामिति में जो एंगल आता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का आता है। आपसे पूछा जाए 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल हैं, तो 6 होते हैं बेटा। ये इस तरह से होती है ना चतुष्फलकीय, तो 1 2 3 एंगल तो ये रहे जो 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। उसके अलावा फिर ये 4, ये 5 और ये 6। सो चतुष्फलकीय ज्यामिति में 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल होते हैं, 6 होते हैं। वापस से इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टेरिक नंबर के बाद संकरण और संकरण के बाद ज्यामिति। स्टेरिक नंबर जब 5 होता है तो संकरण आता है sp3d, है ना, एक s 3 p और एक d। और sp3d में आपको अच्छी तरह से पता है स्टेरिक नंबर 5 में ये अक्षीय स्थिति होती है जिस पर आपके 2 बॉन्ड होते हैं और निरक्षीय स्थिति पे कितने होते हैं, 3। और इस ज्यामिति का नाम भी आपको याद होगा अब तक, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। सो स्टेरिक नंबर 5 में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, एक s 3 p एक d, 5 परमाणु कक्षक मिलाए हैं। ऑब्वियस सी बात है संकेत कक्षक कितने बनेंगे, 5 बनेंगे और पांचों संकेत कक्षक अपने आप को व्यवस्थित करेंगे, इस तरह की अधिकतम स्थायित्व मिले। स्टेरिक नंबर जब 6 होता है तो संकरण क्या आता है, sp3d2 आता है। sp3d2 संकरण में ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, पता है ना आपको, 2 बॉन्ड इस तरह से आते हैं।
इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की जो टेबल है उसे अच्छे से याद करिएगा, हर जगह काम में आएगी। इधर भी वही आ रही। सो स्टेज नंबर 6 में जो संकरण आता है वो कौन सा आता है, sp3d2, और ज्यामिति जो बनती है वो अष्टफल की बनती है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ये जो ज्यामिति है ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, एंगल कौन कौन से हैं, तो इसमें अलग अलग तरह के एंगल हैं, अक्षीय और निरक्षीय के बीच का। अच्छा, इसमें मैं बोलूँ कि दो अक्षीय कोण के बीच का जो एंगल है वो कितना है, तो अक्षीय अक्षीय के बीच का एंगल 180 है। आपसे अगर मैं पूछूं कि दो निरक्षीय बंध जो हैं उन निरक्षीय बंध के बीच का एंगल कितने का है, तो दो निरक्षीय बंध के बीच का एंगल जो आपको दिखेगा वो 120 दिखेगा। और आपसे पूछा जाए इसमें अक्षीय और निरक्षीय के बीच का एंगल कितना है, तो इसमें अक्षीय ये रहा, निरक्षीय इधर है, तो इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, वो अपने को याद होने चाहिए। अच्छा, sp3d2 में ये जो आपको एंगल दिखाई देंगे ज़्यादातर 90 डिग्री के एंगल दिखाई देंगे, मोस्ट ऑफ द एंगल आर 90 डिग्री। और 90 डिग्री के आप काउंट करके देखना 12 मिलेंगे एंगल, 90 डिग्री के एंगल भी कितने मिलते हैं, 12 मिलते हैं। तो ये कुछ सामान्य जानकारी। अच्छा, आपको वापस से बता दूं, जितने भी संकरित कक्षक होते हैं वो इस तरह के होते हैं, सब एक जैसे शेप के, है ना। दो पालियां होती हैं, एक लोब छोटा होता है और एक लोब क्या होता है, बड़ा होता है, सारे संकरित कक्षक। और संकरित कक्षक केवल और केवल सिग्मा बंध बनाते हैं, पाई बंध नहीं बनाते। और इसीलिए आप बोल सकते हैं कि अणु की जो ज्यामिति है वो मुख्य रूप से सिग्मा बंध से निर्धारित होती है। पाई बंध का कोई खास रोल नहीं होता अणु की ज्यामिति को निर्धारित करने में। क्लियर। तो ये संकरण के बारे में मोटे मोटे तौर पे एक कहानी है, मोटी मोटी तौर पे एक बातचीत है। अब चलो अणु बना के देख लेते हैं इसके बिहाफ पर। एक एक करके एक एक संकरण के उदाहरण उठाते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं sp संकरण के, ठीक है। और sp संकरण का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं BeF2। चलो BeF2 देख लो या BeCl2, जो भी आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे बेटा। रिवर्स डायरेक्शन में चलने का मतलब, सबसे पहले तो हम संकरण निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे वो संकरण कैसे आया, क्योंकि संकरण निकालना तो हम सीख चुके ना। स्टेरिक नंबर, बेरिलियम के आयतन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों क्लोरीन के साथ निकल लिए बॉन्ड बनाने में, यानी बेरिलियम के पास लोन पेयर नहीं है। और बेरिलियम से कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, 2 परमाणु, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो वो तो आपने सबसे पहले काम कर लिया, स्टेरिक नंबर आपने निकाल लिया कि भाई यहाँ पर लोन पेयर कितना है, 0 है, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2 है। तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। स्टेरिक नंबर 2 का मतलब sp संकरण। अब इस sp संकरण को समझते हैं कैसा मामला है। तो सबसे पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, पूरा का पूरा 2p खाली है। ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि आपको 2 बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड बनाने के लिए आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगेंगे ना। तो आप क्या करोगे, फिर एक्साइटेड स्टेट बनाओगे। कैसे बनाते हो एक्साइटेड स्टेट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करते हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित करते हो, भरे हुए कक्षक का इलेक्ट्रॉन रिक्त कक्षक में ले जाते हो। सो ES कैसे आएगी, 2s1 2p1, ये आपने एक्साइटेड स्टेट बना दी। अब जब एक्साइटेड स्टेट बन गई तो संकरण हमें पहले से ही पता है कौन सा निकालना है, sp। तो आपने क्या किया, एक s और एक p को मिला दिया, 2 परमाणु कक्षक मिले और ये कौन सा हो गया, sp संकरण हो गया। sp संकरण से होगा क्या, 2 परमाणु कक्षक मिलाए हैं ना, तो नए संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। क्या नाम होगा इन संकरित कक्षकों का, sp। इन दोनों संकरित कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो कि पहले परमाणु कक्षक में थे, अब वो संकरित कक्षक में आ जाएंगे। बाकी 2p के 2 कक्षक बच गए हैं, जिन्होंने बंध निर्माण में भाग नहीं लिया है, इन्होंने संकरण में भी भाग नहीं लिया है। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए।
हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। ठीक है, ये अलग है। अब जैसे ये दो संकृत कक्षक बन जाएंगे, ये अपने आप को क्या क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और कैसे करते हैं दो संकृत कक्षक अपने आप को अरेंज, हम पढ़ चुके। देखिए, एक तो इधर से आएगा एस पी, ये रहा एस पी, ये रहा उसका स्मॉल लोब, और दूसरा इधर से आ जाएगा एस पी, ये रहा इसका स्मॉल लोब। इस तरह से 180 के एंगल पे अरेंज हो गए। ये बेरिलियम इधर सेंटर में, एस पी संकरण हो चुका है और दो संकृत कक्षक बन गए। रेखीय ज्यामिति आ गई, 180 का एंगल आ गया। अब जब ये सारी कहानी हो जाएगी, फिर रोल स्टार्ट होता है क्लोरीन का। भाई क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में देखोगे तो 3s2 3p5 आ रहा है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। क्लोरीन एक ही बॉन्ड तो बनाना चाहेगा, और वो एक बॉन्ड बनाने के लिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए वो क्लोरीन में किसके पास है, 3p के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3p आएगा अब क्लोरीन का, तो एक क्लोरीन का 3p इस साइड से आएगा, अतिव्यापन कर जाएगा, बॉन्ड बना जाएगा। और ऐसी ही कहानी दूसरे क्लोरीन के साथ होगी, तो दूसरे क्लोरीन का 3p इधर से आएगा, अतिव्यापन कर जाएगा, बॉन्ड बना जाएगा। ये होता है BeCl2। तो आपने कभी देखा हो तो BeCl2 हम इस तरह से बनाते हैं, देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि ये बेरिलियम, ये दो संकृत कक्षक, आसपास में क्लोरीन का p अतिव्यापन कर जाएगा। आपसे क्या पूछा जाए कि भाई ये दो बॉन्ड कौन से हैं, तो संकृत कक्षक हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। वैसे भी दो परमाणुओं के बीच का पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा ही तो होता है। अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड कौन से अतिव्यापन से बना है, तो आप बोल सकते हो इसमें बेरिलियम का तो आपने क्या लिया है, sp संकृत कक्षक लिया है, और क्लोरीन का 3p लिया है। तो ये sp 3p अतिव्यापन से बना हुआ सिग्मा बॉन्ड है। इधर वाला भी और इधर वाला भी, इधर भी तो आपने बेरिलियम का sp लिया और क्लोरीन का क्या लिया, 3p लिया। तो जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो sp और 3p अतिव्यापन से बना है। चलो भाई, ये तो एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया BeCl2 का। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं CO2 की, है ना। अब CO2 में भी आप स्टेरिक नंबर काउंट करोगे तो आपने देखा कार्बन के बाद हमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले जाता है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ आप 4 इलेक्ट्रॉन ले गए, यानी कार्बन पे जो लोन पेयर है वो तो 0 है। कितने एटम से जुड़ा हुआ है कार्बन, 2 एटम से, तो सिग्मा बॉन्ड 2 है। तो स्टेरिक नंबर 2 आ गया। स्टेरिक नंबर 2 आते ही कंफर्म हो गया कि CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। अब कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे ये CO2 बना, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो कहानी स्टार्ट किससे होगी, कार्बन से, केंद्रीय परमाणु से। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p2 आता है, यानी इसमें ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारा काम नहीं चलने वाला बेटा। क्यों नहीं चलने वाला, हमें बॉन्ड 4 बनाने हैं। एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाओगे ना, तो 2 ऑक्सीजन के साथ कितने बनाओगे, 4 बंध बनाओगे। 4 बंध बनाने हैं आपको। 4 बंध बनाने के लिए आप क्या करोगे, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था बनाओगे, एक्साइटेड स्टेट बनाओगे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, 2p में आ जाएगा। ऐसे ही तो बनती है एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2s1 2p3। अब 2s1 2p3 में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई देने लग गए, 4 बन जाएंगे, 4 बंध, 4 बॉन्ड। सो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब संकरण हमें पहले से पता था कि sp आएगा, तो आपने क्या किया, एक s और एक p को मिला दिया, ये हो गया भाई sp संकरण। sp संकरण से क्या होगा, संकृत कक्षक बनेंगे। कितने संकृत कक्षक बनेंगे, 2 बनेंगे। कैसे पता चला 2 बनेंगे, क्योंकि आपने परमाणु कक्षक 2 मिलाए हैं, तो संकृत कक्षक 2 बनेंगे। ये रहे 2 संकृत कक्षक। परमाणु कक्षक जिन्हें मिलाया था उनमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो नए जो संकृत कक्षक बनेंगे उनमें भी 2 ही तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा 2 कक्षक बच गए,
जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया और ये 2p है, 2p उपकोष के एक ही तो p कक्षक ने भाग लिया है, 2 बच गए जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया, और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये रहे वो 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 संकृत कक्षक 2 असंकृत कक्षक, ये कहानी यहाँ तक पहुँच गई। अब क्या होगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई कार्बन आएगा और कार्बन में 2 संकृत कक्षक अपने आप को अरेंज करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि स्थायित्व क्या हो, अधिकतम हो। तो ये मैंने कार्बन के 2 संकृत कक्षक अरेंज कर दिए, एक sp इस साइड, एक sp इस साइड, ये बीच में कार्बन है। ठीक भाई, कार्बन की कहानी खत्म हुई। अब इस कार्बन के पास 2 p कक्षक भी तो हैं, वो 2 p कक्षक कैसे आएंगे आप समझो। आप इलेक्ट्रॉन रखने वाले हो इन कक्षकों में, और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आपको न्यूनतम अधिकतम रखनी है ताकि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। तो अगर यहाँ पे आपने बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे आपने संकृत कक्षक रखा है, तो जो p कक्षक होंगे उनको इसके लंबवत रखने की कोशिश होगी। तो एक p इधर आ जाएगा ऐसे, एक p इधर आ जाएगा ऐसे। अगर संकृत कक्षक इधर हैं तो बचे हुए 2 p ऐसे ही तो आएंगे, एक इधर एक इधर। सपोज संकृत कक्षक इधर होते, इस तरह से होते, तो p कैसे आते, इधर और इधर, इस तरह से आते। सिंपल सी कहानी। तो अब 2 p कक्षक बना लिए। ये रहा एक p कक्षक कार्बन का। अब ये p कक्षक इधर है ना, दूसरा p कक्षक मजबूरी है, मैं 3D में बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बातचीत, तो मैं एक डिफरेंट कलर से ये वाला p कक्षक बना रहा हूं, है ना। ये दूसरा p कक्षक है। अब आगे बातचीत करते हैं। रोल स्टार्ट होता है यहां से ऑक्सीजन का, तो फिलहाल ऑक्सीजन की बारी देख ली जाए, ऑक्सीजन क्या कर रहा है ये देख लिया जाए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में क्या आएगा, 2s2 2p4। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 बंध बनाने हैं, और 2 बंध बनाने के लिए इसके 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ पर मिल रहे हैं। तो 2p4 में आपको जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो किस में मिल रहे हैं, 2p में, इधर मिल रहे हैं। तो ऑक्सीजन का 2p आएगा। सो एक तो इधर से आएगा, ध्यान से देखना, एक ऑक्सीजन इधर से और एक ऑक्सीजन इधर से, और 2 p कक्षक रहेंगे। 2 p कक्षक एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे मिलते हैं। अब सपोज मैं मान लूं कि यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कुछ 2p उसका जो रहेगा वो इधर से अतिव्यापन कर जाएगा और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि एक तो सिग्मा बना हुआ है। कार्बन तो हम पहले से एडजस्ट कर चुके, sp संकरण, 2 p कक्षक बचे, वो लंबवत कर लिए। फिर इधर से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के पास 2 p कक्षक थे, दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। सो एक p कक्षक इधर से आया, अतिव्यापन कर गया, एक p बच गया जिसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो p सपोज मैं मान लूँ कि इधर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो p है वो इधर है, तो ये आमने सामने आ गए ना, 500 अतिव्यापन कर जाएंगे, और 500 अतिव्यापन से जो बंध बनता है वो कौन सा बनता, पाई बॉन्ड। तो ये आमने सामने जो p आ गया उससे पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब इस साइड से एक ऑक्सीजन आएगा, इस साइड से जो ऑक्सीजन आया उसका p कक्षक ये रहा, एक 2p अतिव्यापन कर गया, सिग्मा बॉन्ड बना गया। अब इसका अगला p जो होगा उसको इस p कक्षक के समानांतर आना होगा, तब पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इसके समानांतर इसका p आएगा, और ये इस तरह से आमने सामने अतिव्यापन करेंगे और पाई बॉन्ड बना जाएंगे। ओवरऑल हम CO2 को इस तरह से देखते हैं, रेखीय होता है, होना भी चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज समझने जैसी है कि इधर वाले बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो इस तल में बना हुआ है, और इधर वाले बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है उसका यूं है पाई बॉन्ड, यानी दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। याद रखने वाली बात है, CO2 में दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्लियर है, 2 सिग्मा होते हैं और 2 पाई होते हैं। आपसे पूछा जाए कि जो सिग्मा है वो कौन से अतिव्यापन से बने हैं,
तो कार्बन का तो sp यूज हुआ है, ऑक्सीजन का 2p यूज हुआ है। आपसे पूछा जाए जो पाई बॉन्ड है वो कौन से अतिव्यापन से बना है, तो कार्बन का 2p और इधर ऑक्सीजन का 2p। अब जनरली क्या होता है, इस तरह का डायग्राम बच्चे को बड़ा टफ लगता है, बोले यार सर हमें तो आदत ही नहीं है, हर कोई पेंटर तो होता नहीं ना, हर कोई डायग्राम बहुत बढ़िया बनाता नहीं, मैं भी नहीं बनाता, ये कोई खास डायग्राम नहीं है, बट आपके लिए काम आसान किया जा सकता है। तो इसको कुछ इस तरह से समझ लेते आप कि भाई ये कार्बन था और कार्बन में ये दो sp संकरित कक्षक थे, ये जो मैंने बना दिए ना सीधे सीधे लाइन, ये संकरित कक्षक हैं, कितने हैं, 2 हैं यहाँ से। अब इस कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल भी हैं, तो वो 2 p ऑर्बिटल बना देते हैं, एक p ऑर्बिटल ये रहा और अगला जो p ऑर्बिटल है वो ये है, ये 2 p ऑर्बिटल हो गए। फिर ऑक्सीजन आएगा, अब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन को मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं, चलो ये एक ऑक्सीजन इधर आके अतिव्यापन कर गया, ये ऑक्सीजन का कौन सा कक्षक अतिव्यापन किया होगा, 2p। एक ऑक्सीजन इधर आके अतिव्यापन कर गया, कौन सा कक्षक अतिव्यापन किया होगा, 2p। इस ऑक्सीजन के पास सपोज p ऑर्बिटल इधर था, तो जो आमने सामने p आए वो अतिव्यापन कर गए, उससे पाई बॉन्ड बना गए। तो इस ऑक्सीजन के पास जो p होगा उसको इसके समानांतर आना होगा, तभी तो ये अतिव्यापन करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये CO2 बनेगा। दोनों पाई बंध के तल एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। चलो भाई sp संकरण में एक और अणु की तरफ बढ़ते हैं, हम एसिटिलीन डिस्कस करते हैं ना, ये नाम भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ CH की। अब कई बार कोई ये इस तरह से लिख के दे देना CH तो आप समझ जाना ये बात एसिटिलीन की चल रही है, ये मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन के महत्तम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अब 4 में से 3 इधर निकल लिए, एक इधर निकल लिया, लोन पेयर तो है नहीं। ये कार्बन कितने परमाणु से जुड़ा है, 2 से, इधर कार्बन से इधर हाइड्रोजन से, 2 परमाणु से जुड़ा है तो 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, और 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या आएगा, sp। वैसे भी आप याद रखिएगा, अगर ट्रिपल बॉन्डेड दिख गया ना कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है कहीं पे, तो पक्का है ये क्या होगा, sp संकरित होगा। या फिर आप यूं देख लें, कार्बन के साथ चारों सिग्मा आ रहे हैं तो sp3 संकरण आएगा। अगर आपको कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड दिख जाएं तो sp संकरण आएगा, और अगर कार्बन के साथ 1 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं तो sp2 आएगा। वही कहानी स्टेरिक नंबर की, आसान है, मतलब कोई भारी भरकम काम नहीं है ये संकरण निकालना, दोनों sp संकरित कार्बन है। अब तक तो समझ ही गए होंगे ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, कार्बन से। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p2। फिर आपने देखा ये मूल ऊर्जा अवस्था ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से काम चलता नहीं, बॉन्ड 4 बनाने हैं, तो आपको एक्साइटेड स्टेट बनानी पड़ेगी, जहां आप 2s का इलेक्ट्रॉन जंप कराओगे किसमें, 2p में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, 2s1 2p3, ये 2s1 और ये 2p3। अब संकरण आपको पता ही है, पहले ही निकाल चुके sp, तो एक s और एक p मिलाओ, ये क्या हो गया, sp संकरण। sp संकरण से संकरित कक्षक कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, दोनों संकरित कक्षकों के नाम sp। संकरण में जिन परमाणु कक्षकों ने भाग लिया था उनमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो संकरित कक्षकों के पास भी क्या मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और बाकी के 2 p बच गए, और इन दोनों ही p में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये कहानी दोनों कार्बन के साथ है, इधर वाले कार्बन के साथ भी यही कहानी है, इधर वाले कार्बन के साथ भी यही कहानी है। अब देखिएगा जरा, ये अपना एक कार्बन और ये कार्बन के 2 p कक्षक, ये रहा कार्बन, इस कार्बन के 2 p कक्षक है ना। फिर इधर भी एक कार्बन आएगा, p कक्षक नहीं सॉरी sp संकरित कक्षक है ना, इस कार्बन के 2 sp संकरित कक्षक। फिर इधर भी तो एक कार्बन आएगा, उस कार्बन के भी तो 2 संकरित कक्षक होंगे, तो ये इधर वाला कार्बन, ये उसके 2 sp संकरित कक्षक।
प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। दोनों कार्बन के पास दो दो पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल इन संकेत कक्ष के क्या होंगे, लंबवत आएंगे। इस कार्बन के पास जो पी ऑर्बिटल है देखते हैं, एक पी इधर इस तल में और एक पी इधर। इधर वाला पी आप जानते ही हैं कि हम थोड़ा सा तिरछा करके शो कर देते हैं, ये दूसरा पी है। ये जो इस साइड वाला कार्बन है उसके पास भी सेम कहानी है। sp संकरण का मतलब एक पी यूज किया है, दो पी बच गए इसके पास, एक पी जो आएगा वो इधर आएगा, ठीक, और दूसरा पी इन दोनों के लंबवत इधर आएगा। अब जो पी आमने सामने आ रहे हैं उनमें बॉन्ड बना दो, तो ये दो पी आमने सामने पैरेलल है, समानांतर है एक दूसरे के, तो एक पाई बॉन्ड इनके बीच बनेगा। और ये दो पी एक दूसरे के समानांतर हैं, पार्श्ववर्ती व्यापन कर सकते हैं, और पार्श्ववर्ती व्यापन करेंगे एक पी एक पाई बॉन्ड इनके बीच में बनेगा। फाइनली फिर हाइड्रोजन का रोल आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आके अतिव्यापन कर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आके अतिव्यापन कर जाएगा। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। इसी तरह से तो होता है एसिटिलीन। आप देखो ना, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये हाइड्रोजन। इसमें एक सिग्मा है और दो बॉन्ड जो है वो क्या है, पाई है, और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। अगर पहला पाई बॉन्ड इधर है तो दूसरा पाई बॉन्ड इधर है ना। ये एसिटिलीन की बात खत्म हुई। sp संकरण तक तो हम पहुंच गए। चलो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। इस बार हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं किसका, sp2 संकरण का। अब sp2 संकरण पे आ जाते हैं, और sp2 संकरण का एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन के बाद हम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और तीनों निकल लिए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर 0 हो गया। कितने परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है बोरॉन, 3 परमाणुओं के साथ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 0 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2 आएगा, ये हम पहले ही निकाल चुके। आपके नीट के मैक्सिमम क्वेश्चन ही आते हैं, संकरण पूछते हैं, ज्यामिति पूछते हैं, तो वो अब तक अपने को आने लग गई होगी, है ना। अब डिटेल देख लेते हैं कैसे बना होगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो कहानी केंद्रीय परमाणु से स्टार्ट होती है। यहाँ केंद्रीय परमाणु बोरॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा बोरॉन का, 1s2 2s2 2p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये ग्राउंड स्टेट है, मूल ऊर्जा अवस्था। मूल ऊर्जा अवस्था में आपको कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 1। बॉन्ड कितने बनाने हैं आपको, 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्साइटेड स्टेट बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी, आप 2s के एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दो 2p में, बन जाएगी। एक्साइटेड स्टेट आएगी 2s1 2p2, ये 2s1 है और ये 2p2 है। अब संकरण, sp2 संकरण हम पहले ही डिसाइड कर चुके, तो आपने एक s लिया और 2 p ले लिए, ये आपने कर दिया sp2 संकरण। कितने संकरित कक्षक बनेंगे, 3 परमाणु कक्षक मिलाए हैं भाई। जितने परमाणु कक्षक आप मिलाते हो उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं, तो 3 संकरित कक्षक बनेंगे। ये रहे 3 संकरित कक्षक। तीनों संकरित कक्षक के नाम क्या होंगे, sp2 sp2 sp2। ये 3 संकरित कक्षक, sp2 तीनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एक p बच गया 2p का, जिसने संकरण में भाग नहीं दिया और वो खाली पड़ा हुआ है। ये भविष्य में काम में आएगा बेटा, याद रखिएगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में संकरण तो हो गया, उसके बाद एक p कक्षक बच गया जो खाली है, रिक्त 2p कक्षक होता है बोरॉन के पास, याद रखिएगा। अब तो भाई ये बोरॉन है और बोरॉन के पास sp2 संकरण हुआ, 3 sp2 संकरित कक्षक आ गए। ये आ गए 3 sp2 संकरित कक्षक।
अब रोल स्टार्ट होता है फ्लोरीन का। सो भाई फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में क्या आता है 2s2 2p5, और फ्लोरीन को ले दे के एक ही बॉन्ड तो बनाना है। अष्टक पूरा करने के लिए फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो सिंगल बॉन्ड बनाना पसंद करता है। वो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास कहाँ है 2p में, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन का 2p आएगा। तो एक फ्लोरीन का 2p यहाँ अतिव्यापन कर जाएगा, एक फ्लोरीन का 2p इधर अतिव्यापन कर जाएगा, एक फ्लोरीन का 2p इधर अतिव्यापन कर जाएगा, और इस तरह से ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनेगा। अब त्रिकोणीय समतलीय आप दो तरह से बना सकते थे, एक तो इस बोर्ड के प्लेन में जो यहाँ बना रखा है, या फिर इसको आप तिरछे में यूं भी तो बना सकते थे, एक बोरॉन फ्लोरीन इधर और दो बोरॉन फ्लोरीन इस तरह से। बात दोनों ही सही है। और क्या ये समतलीय है? बिल्कुल समतलीय है। क्यों? इसके सारे के सारे परमाणु एक ही तल में रखने में आ रहे हैं। ये बोर्ड अपने आप में एक तल है। क्या सारा बोरॉन भी इसको टच कर रहा और 3 फ्लोरीन भी इसको टच कर रहे हैं? तो समतलीय। ये हमने पहले भी बात की थी। देखिए ज्यामिति समतलीय होती है, 3 परमाणुओं को मिलाकर बनाया गया कोई भी स्ट्रक्चर समतलीय होता है, और इसका तो नाम ही त्रिकोणीय समतलीय है। उससे भी याद आ जाना चाहिए। चलें अब कुछ और आगे की बातचीत कर ली जाए। सो अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथाइलिन का। ये नाम याद रखिएगा, है ना। इससे पहले हमने एसिटिलीन देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं? इथाइलिन। सो आपको पहले ही बताया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन दिख जाए, ऐसा कार्बन जिसने एक ही पाई बॉन्ड बना रखा है, तो समझ जाइएगा कि वो sp2 हाइब्रिडाइज आएगा। वैसे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, और सराउंडिंग एटम 3 है, 3 ही आएंगे सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड आएगा, लोन पेयर तो आएगा नहीं। तो ये कैलकुलेशन उम्मीद है अब तक आप सीख चुके होंगे। तो इतना तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये दोनों ही कार्बन क्या हैं? sp2 हाइब्रिडाइड हैं। ठीक। अब कार्बन की कहानी वापस से वहीं से स्टार्ट होती है। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p2। ये ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको कितने दिखाई दे रहे होंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से काम बनेगा नहीं, आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 2s का इलेक्ट्रॉन आप जंप करोगे 2p में, क्या आ जाएगा? 2s1 2p3 आ जाएगा। ये 2s1 है और ये 2p3 है। ठीक। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 2p को मिलाना है, हो जाएगा sp2 संकरण। कितने संकृत कक्षक बनेंगे? 3 बनेंगे। क्या नाम होंगे उन तीनों संकृत कक्षक के? sp2 sp2 sp2, ये इनके नाम होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन थे उन परमाणु कक्षकों में जिन्होंने संकरण में भाग लिया था, तो संकृत कक्षक में भी 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक 2p बच गया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जिसने संकरण में भाग नहीं लिया। तो ये कहानी है, और ये कहानी दोनों कार्बन के साथ है, किसी एक के साथ नहीं। चलो एक एक करके दोनों कार्बन ले लेते हैं। ये पहला कार्बन अपने पास, आपको त्रिकोणीय समतलीय बनाना है। 3 संकृत कक्षक है ना, और 3 संकृत कक्षक क्या आएंगे? त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति बनाएंगे। तो एक हम इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, हो गए 3, हो गया त्रिकोणीय समतलीय। अगला जो कार्बन आ रहा होगा उसकी भी तो यही कहानी है, वो भी तो क्या होना चाहता है? त्रिकोणीय समतलीय होना चाहता है। तो एक इधर इस त्रिकोणीय समतलीय के लिए, एक इधर एक इधर, पक्का इधर ही होगा, या फिर कुछ बदलना तो नहीं पड़ेगा भाई। sp2 तो ऐसे भी बना सकते हो ना। चलो एक बॉन्ड आपने इधर रख दिया, आपको त्रिकोणीय समतलीय बनाना था, तो जरूरी थोड़ी है कि 2 बॉन्ड ऐसे रखे जाएं, ऐसे भी रख सकते हैं ना। तो चलो उसको हम पता करते हैं कि ये 2 बॉन्ड बाकी में ऐसे आएंगे या फिर हमें कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा, आपको तल बदलना पड़ेगा। देखते हैं, बताओगे जरा, अगर ये 3 बॉन्ड इस तरह से बने हुए हैं, इसी प्लेन में बने हुए हैं, तो p ऑर्बिटल कहाँ आएगा? इन तीनों के लंबवत। हमने यही तो सीखा है
कि p ऑर्बिटल जहां तक हो सके संकृत कक्षकों के लंबवत लगना है। तो ये जो वो p ऑर्बिटल एक अलग दिखाई दे रहा था ना, वो p ऑर्बिटल यूं आएगा। अब ऐसे तो हम बनाने से रहे, तो इसको थोड़ा तिरछा करके मैं शो कर देता हूँ, ये p ऑर्बिटल आएगा। अब इस कार्बन की भी कहानी वही है, इसके पास भी तो एक 2p है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, उसी को तो पाई बॉन्ड बनाना है। अब पाई बॉन्ड बनाना है तो इसका 2p भी इसके पैरेलल आना चाहिए, ये 2p। तो ये तो पैरेलल 2p आ गए, इनके बीच में पाई बॉन्ड बन गया, यानी पाई बॉन्ड इस तल में बना है। ऑब्वियस सी बात है यार, पाई बॉन्ड अगर इस तल में बना है तो बॉन्ड आप इस तल में थोड़ी लाओगे फिर बचे हुए दो, वो त्रिकोणीय समतलीय करने के लिए वो दो बॉन्ड यूँ नहीं लाओगे, क्योंकि इधर तो पाई बॉन्ड बना रखा है, यूँ लाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये एथाइलिन बन जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर ओवरलैप करेगा, एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरह से बन जाएगा एथाइलिन। इसीलिए तो आप एथाइलिन मॉलिक्यूल को इस तरह से इंडिकेट करते हो। आप इसको दूसरे तरीके से भी शो कर सकते थे। कैसे दूसरे तरीके से शो कर सकते थे? मैं बोलूँ नहीं सर, मैं तो पहला बॉन्ड जो है त्रिकोणीय समतली को इस तरह से बनाऊंगा, एक बॉन्ड जो आगे की तरफ यूँ निकल रहा है, ये एक बॉन्ड जो पीछे की तरफ जा रहा है, एक इधर है, और फिर इधर दूसरा कार्बन आएगा। भाई इसके अगर 3 बॉन्ड इस तरह से दिख जाए, एक इधर एक इधर और एक इधर, हो गया त्रिकोणीय समतलीय इस तल में। तो पी कक्षक कहाँ आएगा इसका? इसके लंबवत इधर आएगा पी कक्षक। तो ये आपने क्या किया, पी कक्षक बना लिया, ये लंबवत पी कक्षक हो गया। अब इस पी कक्षक से अतिव्यापन करना है, पाई बॉन्ड बनाना है इधर वाले कार्बन को, तो इस कार्बन का पी कक्षक भी समानांतर आएगा, तभी तो आप पाई बॉन्ड बनाओगे। ये बन गया पाई बॉन्ड। तो आपने त्रिकोणीय समतलीय यूँ बनाया कार्बन को, तो पाई बॉन्ड ऐसे आएगा। अब इधर अगर पाई बॉन्ड है तो आप 2 बॉन्ड जो बचे हुए त्रिकोणीय समतलीय बनाओगे इस कार्बन के, वो ऐसे तो ला नहीं सकते, क्योंकि इधर तो पाई बॉन्ड घूम रहा है। तो बचे हुए 2 बॉन्ड ऐसे लाओगे, यानी एक जो आएगा वो इधर आ जाएगा बाहर की तरफ, और एक बॉन्ड इधर पीछे की तरफ। फाइनली हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन अतिव्यापन कर जाएगा। इसी तरह से तो होता है एथाइलिन। अब ये समतलीय है कि नहीं है देखो जरा, अगर मैं इस तल में बोर्ड के तल में बनाऊं तो सारे परमाणु इसी तल में रखने में आ जाएंगे 6 के 6। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो अणु है वो क्या है, समतलीय है। समतलीय का मतलब ही है कि आप एक 2 डायमेंशनल प्लेन चुने और द्विविमीय तल चुने और सारे परमाणु उस तल को टच कर जाएं। तो ये बोर्ड एक द्विविमीय तल ही तो है। इसमें अगर मैं एथाइलिन रखूं तो क्या उसका हर एक परमाणु इसको टच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, रख दो इस तरह से। हाँ, आप बोलोगे नहीं सर मैं तो इस वाले में बोलो ये समतलीय है क्या? बिल्कुल है। इस तल में समतलीय नहीं मानोगे, लेकिन इस तल में तो समतलीय है। ये एथाइलिन ऐसे ही तो रखा, एक कार्बन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, एक कार्बन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, इस तल को टच करेंगे सारे परमाणु, समतलीय है। चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। हम अगला एग्जाम्पल मिक्स में ले लेते हैं, जहाँ पर sp2 और sp दोनों तरह के हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई दें। ये एलिन है। एलिन क्या कहलाती है? ऐसा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कार्बन कंपाउंड। सो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हो, उसे बोलते हैं एलिन। और सबसे सिंपल एलिन यही हो सकती है। इसमें इस कार्बन का संकरण निकालोगे तो क्या आएगा, sp2। भाई इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ। स्टेरिक नंबर 3, संकरण sp2। अच्छा, ये जो बीच का कार्बन है इसका संकरण, इसका sp आएगा। क्यों? क्योंकि इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, एक इधर के कार्बन के साथ, एक इधर के कार्बन के साथ। ये जो टर्मिनल कार्बन है इसका संकरण, इसका sp2। चलो ठीक, अब तक हमें इतना समझ में आ गया होगा कि sp2 संकरण का मतलब आपको सिग्मा बॉन्ड 3 बनाने हैं और एक पाई बनाना है। sp संकरण का मतलब ये हुआ कि आपको कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं और 2 पाई बनाने हैं। और sp2 वापस से वही कहानी कि ये सिग्मा बॉन्ड 3 बनाएगा, पाई बॉन्ड 1। अब वो कहानी बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड स्टेट आप बना सकते हो, एक्साइटेड स्टेट आप बना सकते हो। मैं सीधे मॉलिक्यूल बनाने जा रहा हूँ। देखना बेटा, ये कार्बन, कार्बन में ये वाला कार्बन sp2 संकरण यानी त्रिकोणीय समतलीय। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बॉन्ड इधर ले लेता हूँ, एक बॉन्ड इधर हो, एक इधर
हो गया त्रिकोणीय समतलीय। sp2 का मतलब 2 p यूज किए, 1 p बच गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। एक पी ऐसा जिसने संकरण में भाग नहीं लिया है, वो क्या होगा, इन तीनों के लंबवत आएगा। ये तीन कैसे हैं, 2 इधर हैं, 1 इधर है, तो पी ऐसे आ जाएगा इन तीनों के लंबवत। तो ये रहा इसका पी ऑर्बिटल जो इन तीनों के आप लंबवत बना दोगे। अब ये बीच वाला कार्बन sp संकरण शो कर रहा है, तो इसके 2 संकृत कक्षक रहेंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर, हो गया 180, 2 p बच गए। 1 p इधर आएगा, 1 p इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर तो आपके वापस से बॉन्ड चल रहे हैं, संकृत कक्षक चल रहे हैं। तो 1 p इधर, 1 p इधर। आप कैसे पता चला 2 p होंगे, sp संकरण का मतलब ही ये है कि 1 p यूज किया है, तो 2 p तो बच गए ना कार्बन के पास। इतना तो अब तक हमारी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए कि दोनों p के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 p इधर आ गया, बचा हुआ जो 1 p है वो कुछ इस तरह से आएगा, ये वाला। किसके साथ बॉन्ड बनेगा, उम्मीद है देखते ही समझ जाओगे कि भाई जो एक दूसरे के समानांतर आ रहे हैं p कक्षक, उनके बीच में बॉन्ड बना दिया जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब ये इधर वाला कार्बन sp2 संकरण, 1 p इसके पास भी है, उसको बॉन्ड बनाना है। वो बॉन्ड तब बनाएगा जब इसके पैरेलल होगा, इसके समानांतर आएगा। ये आ गया वो p समानांतर में, और ये बन गया बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कहाँ बना है ये पाई बॉन्ड, इस तल में ना। अगर पाई बॉन्ड इस तल में बना है तो आप 2 बचे हुए बॉन्ड त्रिकोणीय समतलीय के यूँ नहीं ला सकते, इधर तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस तरह से लाओगे, और इस तरह से लाओगे तो भाई बचे हुए 2 बॉन्ड में एक तो इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये इधर हाइड्रोजन का 1s आएगा, अतिव्यापन कर जाएगा। तो जब भी इस तरह का हो कि आपको कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड सम संख्या में दिखाई दे रहे हो, लगातार जो डबल बॉन्ड आ रहे हैं वो सम संख्या में दिखाई दे रहे हो, उस केस में इधर वाला CH2, इधर वाला जो CH2 होता है ना, उनके तल डिफरेंट होते हैं। और जब दोनों टर्मिनल CH2 के तल ही अलग हो गए तो ये संरचना समतलीय नहीं हो सकती, ये संरचना असमतलीय है। क्यों है, आप देख लो अभी आपकी आंखों के सामने। आप बोलोगे सर इस वाले तल में क्या क्या आ रहा है, इस बोर्ड के तल में ये 3 परमाणु आ जाएंगे, ये कार्बन आ जाएगा, ये कार्बन आ जाएगा, लेकिन इस तल में ये 2 हाइड्रोजन नहीं आएंगे। ये 2 हाइड्रोजन तो यूँ हैं, बोर्ड में नहीं आएंगे, टच नहीं करेंगे, तो समतलीय कैसे। और आप बोलोगे सर ये वाला तल ले लें, तो ये वाला तल ले लो। इस तल को लोगे तो ये 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन, ये तो इस तल में है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन ये इस तल में थोड़ी है, इस तल के एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। क्लियर। सो असमतलीय है। आप तो याद रखें कि लगातार डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर सम संख्या में आते हैं तो जो संरचना बनेगी वो क्या होगी, असमतलीय। और लगातार डबल बॉन्ड अगर विषम संख्या में आते हैं तो जो संरचना बनेगी वो समतलीय। कैसे, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज ये एक अणु है ना। अब इसमें आप संकरण देखेंगे तो ये आएगा sp2 sp sp sp2। अब तक इतना समझ ही गए होगे, sp2 का मतलब क्या हुआ, त्रिकोणीय समतलीय। ये त्रिकोणीय समतलीय हो गया। एक p कक्षक बचा, p कक्षक कहाँ आएगा, इन तीनों के लंबवत। ये आपने p कक्षक बना दिया। अगला जो कार्बन है वो sp संकरण शो कर रहा है, तो ये sp संकरण वाला कार्बन। sp संकरण वाले कार्बन के पास कितने p कक्षक होते हैं, 2। एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। अगला कार्बन वापस से sp का है, सो ये उसके 180 के एंगल पे 2 sp संकेत कक्षक। sp कार्बन के पास p कक्षक कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो एक p कक्षक इधर आएगा, एक p कक्षक इधर आएगा। ठीक है। अब बॉन्ड बनाना शुरू करें। ये 2 आमने सामने, पार्श्व अतिव्यापन, पाई बॉन्ड। ये 2 आमने सामने, पार्श्व अतिव्यापन, पाई बॉन्ड।
अब ये जो लास्ट का कार्बन है sp2, इसके पी कक्षक को पाई बॉन्ड बनाना है, तो बचे ही ये है आपके पास, उसके पैरेलल में पी कक्षक आना चाहिए, तभी पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड अगर इधर बन गया तो बचे हुए 2 बॉन्ड इधर आएंगे। ये रहे बचे हुए 2 बॉन्ड, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। फाइनली हाइड्रोजन आएगा, ओवरलैप कर जाएगा और इस तरह से बन जाएगा अणु। ये हो गया एलीन। होप सो आपको बातचीत समझ में आई होगी। चलो कुछ और बातचीत कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड। कई बार पूछ लेते हैं कहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, तो उसका कैसे आइडिया लगाएं। पहले तो कंसेप्ट, उसके बाद एक शॉर्टकट भी दे दूंगा। जैसे आपसे बोला जाए कि SO2 मॉलिक्यूल की डिटेल निकालें, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे सल्फर के बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो 2 ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे। 6 थे, 4 इलेक्ट्रॉन निकल लिए, 2 बचे, यानी 1 लोन पेयर है। कितने एटम से घिरा हुआ सल्फर? 2 एटम से, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है। स्टेरिक नंबर क्या आया? 3। और स्टेरिक नंबर 3 में जो संकरण आता है वो sp2 है। तो ये क्लियर हो गया कि ये sp2 संकरण का केस बनेगा। अब कहानी शुरू कहाँ से होगी? सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6 और लास्ट में आ जाएगा 3s2, 3p4। ये 3d इसके पास खाली पड़ा हुआ है। ये ग्राउंड स्टेट है। और ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? देखो गौर से, 3p, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कितने बनाने हैं सल्फर को? 4। भाई 2 ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट बनानी पड़ेगी। एक्साइटेड स्टेट कैसे बनाओगे? आप 3s के इलेक्ट्रॉन को जंप कराओगे 3p के इलेक्ट्रॉन को 3d में। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2, 3p3, 3d1। ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और d के पास कितना? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। क्लियर है? अब हाइब्रिडाइजेशन की बारी आ जाती है। हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि sp2 लेंगे, तो 1 S लिया और 2 p लिए, मिक्स कर दिए, क्या हो गया? sp2 संकरण। कितने संकरित कक्षक बनेंगे? 3 बनेंगे। जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने संकरित कक्षक। तीनों संकरित कक्षक के नाम क्या होंगे? sp2, sp2, sp2। यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 sp2 संकरित कक्षक हैं। टोटल मिला के 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 4। ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन। क्या क्या बच गया? 3p में आपके पास 1 p कक्षक बच गया जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 3d में आपके पास ये 5 डी कक्षक जिनमें से 1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कहानी है अब तक की। आई होप सो कि आपको यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना जरा, ऑक्सीजन का रोल स्टार्ट होता है। अब ऑक्सीजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2, 2p4। 2 बॉन्ड बनाने हैं ऑक्सीजन को। 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों किसमें? p में। तो दोनों ऑक्सीजन में सपोज पहला ऑक्सीजन लिया आपने, वो क्या करेगा? sp2 के साथ सिग्मा बना जाएगा। दूसरा ऑक्सीजन भी sp2 के साथ सिग्मा बनाएगा। अब दोनों ऑक्सीजन को एक एक पाई भी बनाना है, तो एक ऑक्सीजन तो पाई बॉन्ड बनाएगा 3p के साथ और एक ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएगा 3d के साथ। तो SO2 एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ बेंट जियोमेट्री होती है। ये आपने बना दी बेंट जियोमेट्री। इसके पास कितने हैं? 2 सिग्मा हैं और 2 क्या है? पाई बॉन्ड है। अब जो 2 पाई बॉन्ड हैं उनमें से एक में तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का 2p और सल्फर का 3p यूज हुआ है। दोनों ही p यूज हुए हैं, तो एक पाई बॉन्ड तो आपके पास कौन सा होगा? p पाई। और दूसरा जो पाई बॉन्ड आपने बनाया है, ऑक्सीजन का तो 2p यूज हुआ है और सल्फर का 3d यूज हुआ है, तो ये p पाई d पाई हो जाएगा। तो इसमें 2 तरह के पाई बॉन्ड अवेलेबल है। एक पाई बॉन्ड तो कौन सा है? p पाई और एक कौन सा है? p पाई d पाई। ये कहानी किसकी? SO2 की।
अब SO3 देख लेते हैं। बेटा SO3 में ना सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ऑक्सीजन ले गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर 0 आएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे, 3 एटम से जुड़ा हुआ है तो 3 आएंगे। वापस से स्टेरिक नंबर 3 आएगा, संकरण sp2 होगा। कैसे बनेगा ये भी देख लें। सल्फर परमाणु क्रमांक 16, 3s2 3p4 आएगा, 3d खाली है, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, हमें 6 बॉन्ड बनाने हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या ES1 से काम चल जाएगा? SO2 में तो ES1 से ही काम चला है, यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ES1 आप बना भी दोगे ना बेटा, तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, देखो जरा। सपोज आप ES1 बना भी देते हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 होंगे, हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे फिर ES2 बनानी पड़ेगी। जहाँ आप 3s का इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हो, 3d में भेज देते हो, तो ये आएगा 3s1 3p3 3d2। अब ऑक्सीजन का रोल स्टार्ट होता है। पहले तो संकरण करा लें, sp2 संकरण, 3 संकरित कक्षक बनेंगे। भाई एक S और 2p को आपने मिलाया है तो संकरित कक्षक कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्या नाम होंगे उन तीनों संकरित कक्षक के, sp2 sp2 sp2, और टोटल इलेक्ट्रॉन 3 ही भरना है उनमें, ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वापस से आपके पास एक 3p बच गया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, और इस बार d में एक नहीं है, कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये d के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। 3 ऑक्सीजन को सिग्मा बॉन्ड बनाना, तीनों को, तो तीनों ऑक्सीजन संकरित कक्षक के साथ बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और तीनों ऑक्सीजन को पाई बॉन्ड भी बनाना है। तो एक ऑक्सीजन तो पाई बॉन्ड बना जाएगा 3p के साथ, और बचे हुए 2 ऑक्सीजन जो पाई बॉन्ड बनाएंगे वो 3d के साथ बनाएंगे। सो SO2 की कहानी कुछ इस तरह की है, त्रिकोणीय समतलीय है, जिसमें एक तो आपके पास कौन सा बॉन्ड है, p पाई है, और p पाई d पाई बॉन्ड है, बचे हुए 2। तो ये तो हुआ कंसेप्चुअल, कंसेप्ट के बिहाफ पे आप निकाल सकते हैं, बट एग्जाम में इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा। तो क्या कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है बेटा। आप तो यूँ करना कि जब भी आपके sp संकरण आ जाए, ठीक है ना, तो जितने भी पाई बंद होंगे, कोई सा भी हो, सारे के सारे पाई बंद p पाई होंगे, गारंटी है। सीधे लगाओ। अगर आपके पास sp2 संकरण आता है तो sp2 संकरण में जो पहला पाई बॉन्ड होगा, फर्स्ट पाई बॉन्ड, वो तो p पाई होगा, और पहले को छोड़ दो तो बाकी के जितने भी पाई बॉन्ड बचते हैं से सभी पाई बॉन्ड p पाई d पाई होंगे। और अगर संकरण sp3 आता है तो sp3 संकरण में जितने भी पाई बॉन्ड होंगे, सभी पाई बंद, सारे के सारे पाई बंद क्या होंगे, p पाई d पाई होंगे। तो ये एक सीधे सीधे शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे SO2 था, sp2 संकरण है, sp2 है, अब 2 पाई बॉन्ड है, पहला पाई बॉन्ड p पाई, बचा कितना, एक, बचा हुआ एक क्या है, p पाई d पाई। SO3 है, sp2 संकरण है, sp2 संकरण है तो पहला पाई बॉन्ड कौन सा, p पाई, बचे कितने, 2 और पाई बॉन्ड, वो दोनों के दोनों p पाई d पाई। मतलब आप शॉर्टकट लगा के सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो। चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, आपको बताना है कि उसमें पाई बॉन्ड कौन सा है ना। CO2 H2CO3, इसके अलावा POCl3 H2SO4 HNO3 SO2Cl2
XeO F4, मतलब sp3 और sp3 के आगे sp3 एंड सो ऑन, sp3d एंड सो ऑन, sp3d2, सब में यही कहानी है ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ ये मॉलिक्यूल हैं, बताएं इनमें सिग्मा पाई कौन सा है। तो आपको पता है CO2 में संकरण sp आता है। sp संकरण का मतलब ये है कि इसमें जितने भी पाई बॉन्ड होंगे वो सारे p पाई मिलेंगे। H2CO3 sp2 संकरण सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्सी अम्ल में अगर केंद्रीय परमाणु द्वितीय आवर्त का हो तो सीधे संकरण हम लगा देते हैं, sp2 आता है। अब sp2 संकरण में पहला पाई बॉन्ड तो कौन सा होता है, p पाई है ही, इसमें एक पाई बॉन्ड POCl3, तो बेटा POCl3 में एक ही पाई बॉन्ड है और संकरण sp3 है। sp3 संकरण आया ना तो पाई बॉन्ड जो होगा वो गारंटी है, कौन सा होगा, p ऑक्सी अम्ल में केंद्रीय परमाणु तीसरे चौथे आवर्त का तो संकरण sp3 के जितने भी पाई बॉन्ड होंगे p होंगे। केंद्रीय परमाणु दूसरे आवर्त का संकरण sp2 का पहला पाई बॉन्ड कौन सा होगा, p होगा। इस तरह से आप निकालते जाओ, प्रैक्टिस आप करना, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर p आएंगे सारे के सारे, यहाँ पर भी सारे के सारे बॉन्ड p आएंगे। क्लियर। अब चलें एक और छोटा सा काम अपना रह गया, वो भी पूरा करें। विषम इलेक्ट्रॉन अणु में संकरण। हम उस अणु को देख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में, क्योंकि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होने पर क्या होगा, एक अकेला इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको केंद्रीय परमाणु के ऊपर। अब वहां पे आप ये भी नहीं बोल सकते कि लोन पेयर 0 है, और पूरी तरह से लोन पेयर भी नहीं है, वो तो आधा लोन पेयर हुआ। तो कभी कभी वो लोन पेयर कंसीडर होता भी है, कभी कभी उसको लोन पेयर मानते ही नहीं है। कब ऐसा होता है समझें। आपने ये AXN अणु ले रखा है तो दो केस बनेंगे। केस 1, अगर A की जो विद्युत ऋणता है वो क्या है, ज़्यादा है, और सराउंडिंग एटम X की विद्युत ऋणता कम है, तो जो लोन पेयर है, जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन बोले तो विषम इलेक्ट्रॉन है ना, इस विषम इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं मानना, ये लोन पेयर नहीं है। और केस 2, अगर ऐसा हो कि जो सराउंडिंग एटम है उसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उस केस में आपको क्या करना कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन है, इसको लोन पेयर मानना है। एकमात्र एक्सेप्शन आएगा, वो हम अलग से देखेंगे। इस कंसेप्ट का आपको एक्सेप्शन मिलेगा ClO2। बेटा ये कोई कंसेप्ट है नहीं, बेसिकली ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट इसलिए ताकि हमें एग्जाम हॉल तक जाते जाते आंसर याद रहे। जैसे एक तो है CH3 मुक्त मूलक और एक CF3 मुक्त मूलक, कोई चार्ज नहीं है प्लस माइनस, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन पे, 3 हाइड्रोजन के साथ निकल लिए, एक बच गया। अब क्या करें, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, विद्युत ऋणता, तो पता होगा कार्बन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता कार्बन की ज़्यादा होती है, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, केस 1 है, तो ये लोन पेयर है ही नहीं, तो आप फिर लोन पेयर 0 मानो। सिग्मा बॉन्ड 3 है तो यहाँ से स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा, संकरण sp2 होगा, और ज्यामिति जो आएगी इसकी वो कौन सी आएगी, त्रिकोण ये समतलीय आएगी। अब आ जाते हैं CF3 फ्री रेडिकल पे। सो कार्बन और फ्लोरीन, ठीक है, विद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज़्यादा है, विद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसको लोन पेयर मानना। सिग्मा बॉन्ड तो 3 दिख ही रहे होंगे, स्टेरिक नंबर इस केस में 4 आएगा, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ जो ज्यामिति बनती है वो कौन सी आती है, पिरामिडीय। तो CF3 पिरामिडीय होता है और CH3 फ्री रेडिकल क्या होता है, त्रिकोणीय समतलीय होता है। एक दो मॉलिक्यूल और इसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, NO2। अब NO2 में भी यही है, विद्युत ऋणता देखोगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा है, यानी ये लोन पेयर कंसीडर हो गया। तो एक लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड हैं,
इसके साथ संकरण क्या हो जाएगा, sp2, और मॉलिक्यूल क्या होता है इस केस में, बेंट, मुड़ा हुआ। और ऐसा ही मामला ClO3 के साथ है। क्लोरीन के पास बायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 6 निकल लिए, ऑक्सीजन के साथ 1 बच गया। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, परिता उपस्थित परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कंसीडर करो, और ये क्या हो जाएगा, sp3 संकरण, 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो अणु पिरामिडीय होता है। तो ClO3 क्या आएगा, पिरामिडीय आएगा, है ना। अब एक्सेप्शन जो ClO2 का है उसको देख लेते हैं। देखना क्या है, इसको तो अलग से याद कर लो। बायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे, O2 का मतलब कितने निकल लिए, 4, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा है तो फिर ये काउंट नहीं होना चाहिए था, काउंट होना चाहिए था, बट नहीं करते। ये 1 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2 संकरण में बेंट जियोमेट्री लिया जाता है, होता ही बेंट है। तो ये एक केस अपने को क्या करना, अलग से याद करना है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।